हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। आज कांग्रेस का भी हाल कुछ ऐसा ही है। कांग्रेस के अपने अब धीरे धीरे कांग्रेस को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में जा रहे हैं या फिर अब एक नई पार्टी बनाने की योजना बना रहे हैं। ऐसा ही एक बगावत सचिन पायलट ने राजस्थान में किया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब वो बीजेपी में नहीं जाने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि अब वो कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं या फिर एक दूसरी एक पार्टी बना रहे हैं। चाहे जो भी हो, नुकसान तो कांग्रेस का ही है। सचिन पायलट 2004 में कांग्रेस से जुड़े थे और उसके बाद से 15 साल के भीतर उन्होंने कई पदों को प्राप्त किया। 2014 के बाद जब से बीजेपी सत्ता में आई है, कांग्रेस ने कई उतार चढ़ाव देखे। कांग्रेस के अपने ही कांग्रेस को धोखा देकर निकल जाते हैं। ऐसा ही कुछ अब सचिन पायलट ने किया। अब सचिन पायलट ने बगावत शुरू कर दी है। राजस्थान गवर्नमेंट में अब काफी उथल पुथल शुरू हो चुकी है। भले ही सचिन पायलट ने यह क्लियर किया कि वो बीजेपी को ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन वो वापस कांग्रेस में जा रहे हैं, यह भी उन्होंने साफ नहीं किया, या फिर दूसरी कोई पार्टी बना रहे हैं, यह भी उन्होंने नहीं बताया। फारूक अब्दुल्ला के जमाई सचिन पायलट के पिता भी राजनीति से काफ़ी सालों तक जुड़े रहे। वो एयरफोर्स के भी जवान थे और उन्होंने 1980 में लोकसभा से चुनाव जीता। साथ ही उनकी मां रमा देवी भी सांसद रह चुकी है। केवल इतना ही नहीं, सचिन पायलट ने जब 2004 में कांग्रेस को ज्वाइन किया था, उसी साल उन्होंने कांग्रेस से एमपी का चुनाव जीता। फिर 2009 में भी उन्होंने बाजी मार ली, लेकिन 2014 में जब मोदी लहर चल रही थी, उस वक्त उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस ने उनको पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया। इतना प्यार करते थे कांग्रेस के नेता उनको कि अब उनको हारने के बाद भी पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया गया। फिर 2018 में वापस उन्होंने एमएलए की सीट जीती। अभी जब उनको कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया गया, तब वो एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर काम कर रहे थे। मेरा कहने का मतलब है, कांग्रेस ने उनको हमेशा प्रोत्साहन दिया और 15 साल में उन्होंने जो अचीव किया वो शायद कांग्रेस के दूसरे नेता कभी अचीव नहीं कर पाते। सचिन पायलट मनमोहन सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स के मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में ये तो सस्पेंस में ही रहने वाला है कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी। क्या उन्होंने एसडीओ की नोटिस आने के बाद ये फैसला लिया? क्या उन्होंने गहलोत सरकार के दबाव में ये फैसला लिया? ये तो अब सस्पेंस में ही रहने वाला है। ऐसे समय में कांग्रेस से सचिन पायलट का छोड़ जाना काफ़ी आश्चर्यजनक करता है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में केंद्र सरकार के अगेंस्ट में एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, केंद्र सरकार बदले और भड़काने की राजनीति कर रही है। लोकतंत्र में विपक्ष को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष लोगों की आवाज़ होती है। साथ ही इन्होंने पेट्रोल प्राइस को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की थी और स्पीकअप इंडिया में भाग लिया था, जो कांग्रेस के द्वारा चलाई गई एक मुहिम है। सिंधिया के मध्य प्रदेश कांग्रेस से रिजाइन करने के बाद, बगावत करने के बाद सचिन पायलट ने कहा था, अनफॉर्चुनेट टू सी दैट मिस्टर सिंधिया लिव INSC। लेकिन आज वो खुद कांग्रेस से निकल चुके हैं। कांग्रेस ने उनको अब बर्खास्त कर दी। राजस्थान में कांग्रेस के 100 MLA हैं, वहीं बीजेपी के 73। कांग्रेस ने वहां पर अलायंस करके अपनी सत्ता स्थापित की थी, लेकिन सचिन पायलट अब कह रहे थे उनके साथ 30 MLA का सपोर्ट है। ऐसा लग रहा था जैसे कि गहलोत की सरकार अब गिरने वाली है, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्सी संभाल ली। सचिन पायलट न घर के रह गए न घाट के। ऐसा ही कुछ नज़ारा MP में भी देखने को मिला था, जहां सिंधिया ने 16 MLA के साथ कांग्रेस से बगावत कर दी और वहां कमलनाथ की सरकार नहीं टिक पाई। कांग्रेस के 114 MLA थे, वही बीजेपी के 109। कांग्रेस के MLA ज़्यादा होने के बावजूद भी कांग्रेस आज वहां शासन नहीं कर पा रही है। इसका बस एक ही कारण है, उसके अंदर की राजनीति। कांग्रेस अंदर में ही सिमट जाती है और गड्ढे में बार बार गिर जाती है। क्या नेताओं और मंत्रियों का अपनी पार्टी से इस तरह से बगावत करना, दल बदल करना हमारी डेमोक्रेसी के लिए सही है? डेमोक्रेसी इंडेक्स में आज इंडिया की रैंकिंग 51 पे आ गई, जो पिछले कुछ सालों से 10 पायदान नीचे है। इसका बस एक ही कारण है, अपोजिशन की आवाज़ को दबाया गया। 2019 में जब जम्मू कश्मीर का मामला आया, तो उस वक्त फारूक अब्दुल्ला जैसे कई सारे नेताओं को जम्मू कश्मीर में कैदी के रूप में रख दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में जो नेताओं को जेल में डाला था वो गलत है। मेरा बस समझाने का मतलब इतना ही है कि अगर अपोजिशन की आवाज़ को दबाया जाता है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स पर भी पड़ता है, यानी कि देश की डेमोक्रेसी की रैंकिंग भी नीचे जाने लगती है।
किसी भी देश में ओपोजिशन उस देश की जनता की आवाज़ को संसद तक पहुंचाने का एक जरिया होती है। अगर ओपोजिशन स्ट्रांग नहीं रहेगी तो सत्ता पक्ष जो कोई भी रोल इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे वो आसानी से कर लेंगे, चाहे वो जनता के लिए अच्छी हो या बुरी, और जनता आवाज़ भी नहीं उठा पाएगी, जैसा कि चाइना और साउथ कोरिया में कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब हम लोग जानते हैं दल बदल कानून के बारे में, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, जिसे राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 1985 में बनाया था दल बदल को रोकने के लिए। 1967 में एक नेता गया लला ने एक ही दिन में लगभग 3 पार्टियां बदली, जिसके बाद से दल बदल को आयाराम गयाराम की संज्ञा दी जाती है। गया लला पहले अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जनता पार्टी में चले गया, फिर जनता पार्टी में जाने के तुरंत बाद कांग्रेस में फिर वापस आया। कांग्रेस में आने के बाद फिर उसी दिन वो जनता पार्टी में फिर से चले गया। डिफेक्शन लॉ में कहा गया कि अगर कोई नेता अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में चला जाता, आई मीन टू से अगर बगावत करता, तो उसको लेजिस्लेटिव असेंबली से भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता। इस लॉ में दूसरा एक प्रोविजन किया हुआ है, जिसमें कहा गया कि अगर कोई पार्टी के नेता 1/3 मेंबर के साथ उस पार्टी को छोड़ते हैं तो उस पर डिस्क्वालिफिकेशन का कोई भी केस नहीं चलेगा। इस लॉ में यह भी कहा गया है कि अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज होना चाहती है तो उसको 2/3 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। इस लॉ को हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया है। कांग्रेस के नेताओं के इस रवैये के कारण ही जहां कर्नाटक में HD कुमारस्वामी की सरकार चली गई और येदियुरप्पा की सरकार आ गई। HD कुमारस्वामी तो अपने रोग की वजह से US गए हुए थे और यहाँ पार्टी ने इतना उलटफेर कर दिया कि उनकी सत्ता ही गिर गई, और कमलनाथ की गवर्नमेंट को गिराने में भी इन नेताओं का ही बहुत बड़ा हाथ है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के और भी फैक्ट को जानने के लिए। धन्यवाद।